दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको जैसा पता है कि हम रात 10 बजे करंट अफेयर की क्लास को लेकर आते हैं जिसमें दिन भर के करंट अफेयर को शामिल किया जाता है। तो बिना देरी करे आज के करंट अफेयर को शुरू कर लेता हूं। इसमें आज के प्लस कुछ कल के भी करंट अफेयर शामिल हैं। तो चलिए बिना देरी करे अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन क्या है? हाल ही खबरों में रहा ध्रुवा नीति दस्तावेज संबंध है। यानी कि हाल में ही क्या हुआ है, भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट ने ध्रुवा पहल को शुरू किया है। आपसे पूछा है ये ध्रुवा पहल किसकी है? ऑप्शन ए, क्या ये रक्षा विभाग की है? ऑप्शन बी, डाक विभाग की है? ऑप्शन सी, सैन्य विभाग की है? या डी, इनमें से कोई नहीं? जरा बताइए, हाल में ही शुरू की गई ध्रुवा पहल किसकी है? इसका आंसर दीजिएगा मुझे, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि हमारे देश में एड्रेस को, जो हमारे पते होते हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए डाक विभाग के द्वारा, दैट मींस पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ध्रुवा पहल की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, ध्रुवा पहल की शुरुआत पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। अब यहां पे थोड़ी सी बात डिस्कस कर लीजिए। देखिए, ध्रुवा का मतलब क्या है, पूरा इसका मीनिंग है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यानी कि ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक नीति दस्तावेज जारी किया है, जो देश में राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करेगा। यानी कि एड्रेस को प्रॉपरली पब्लिकली इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटाबेस रखने के लिए ध्रुवा पहल की शुरुआत डाक विभाग यानी कि पोस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू की गई है। ये बात याद रखिएगा, भारत सरकार की पहल है, ये बात याद रखना है। ध्रुवा में थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख भी ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में है? हुआ क्या है, हाल में ही ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद ये न्यूज में रहा। अपन इसके बारे में देखेंगे, जिस देश में है उसके मैप को भी हम देखेंगे। पूछा है किस महाद्वीप में है, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट में है। ऑप्शन ए, क्या ये यूरोप में है? ऑप्शन बी, एशिया में है, अफ्रीका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है? आपको बताना है कि हाल में ही खबरों में रहा माउंट एटना किस महाद्वीप में है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बताइए जरा, पहले तो आप आंसर दीजिए, ठीक है, किस में है? तो आंसर है यूरोप में। यूरोप में भी अगर मैं पूछूं देश किस में है, तो इटली में। अगर इटली में भी पूछूं तो कहां पर है? तो आंसर है मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलेगा। अपन इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूं, एशिया में भारत आता है अपना। भारत में भी एक एक्टिव ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है वेरन आइलैंड, वेरन द्वीप। आप मुझे बताओगे ये वेरन द्वीप भारत में कहां पर स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ये वेरन आइलैंड कहां पर स्थित है ये आप मुझे बताओगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके अपन बात करेंगे। देखिए जरा क्या है, वर्ष 2013 में एटना को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह भूमध्य सागरीय द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा एक्टिव वल्कनो है जो आपको मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और कहां पर है? इटली में मौजूद है, याद रखिए। थोड़ा सा अपन इटली के बारे में देख लेते हैं एक मैप के थ्रू। ये आप देख रहे हो, ये है आपके सामने इटली। इस इटली के मैप में आप देखो तो ये दो तरफ से आप सी देख रहे हो, ये आपका बीच में इटली है, ये रोम है, ये नेपोली है, ये एक सी है जिसका नाम है एडियाट्रिक सी, और ये एक सी है मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये बात याद रखिए, एडियाट्रिक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इटली देखने को मिलेगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा अबाउट इटली, ठीक है। तो ये बात याद रखना इटली के बारे में। इटली का पड़ोसी कौन है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, फिर इधर आपका आ जाओगे तो अल्बानिया है। ये सारे न्यूज में हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा इनके बारे में। और इधर कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी आपको यहीं देखने को मिलेगा, इस यहां पे, ठीक है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? हाल में ही कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व ये एरिया न्यूज में रहा है, और ये न्यूज में रहा है तो पूछा है आपसे किस राज्य में है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है क्या? ऑप्शन बी, तेलंगाना में है, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा, कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कुमराव भीम प्रोटेक्शन रिजर्व एरिया आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये देखने को मिलेगा कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का, और टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र का। उन दोनों के बीच में, जैसे मान के चलो ये आपका कवल टाइगर रिजर्व है, ये आपका टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, तो इन दोनों के बीच में एक एरिया है, इसी एरिया का नाम है
कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व, जो आपको कहां देखने को मिलेगा? तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? तेलंगाना में देखने को मिलेगा, जो हाल में ही इसको नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। देखिए 30 मई 2025 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये इंट्रोड्यूस करने की पावर, किसी भी एरिया को रिजर्व इंट्रोड्यूस करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। कुमराव भीम संरक्षण घोषित किया है। कवल टाइगर रिजर्व के अगर बारे में बात करूं तो याद रखना तेलंगाना, और टडोवा नहरी टाइगर रिजर्व आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आंसर है महाराष्ट्र के में देखने को मिलेगा। और इन दोनों के बीच में ही ये आपको कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च पोस्ट, हाल में ये न्यूज में है, एक छोटी सी न्यूज है यहां पे ऐड है। भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च पोस्ट पीआरवी एक ऐसा जहाज होता है, तुमसे पूछा जाएगा पीआरवी जहाज एक ऐसा जहाज हो जाता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर रिसर्च करने में काम करता है। ठीक है, तो पीआरवी जहाज क्या होते हैं? जो पोलर एरियाज में रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। उस जहाज को हाल में ही बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका में भारत ने अपने 3 मिशन भेजे हैं। एक का नाम है भारती, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है हिमाद्री। एक का नाम है हिमाद्री। इन तीनों मिशनों को हेल्प करने के लिए ये पीआरवी जहाज बनाए जाते हैं। आप मुझे बताओगे ये मिशन भारत ने कब कब भेजे हैं? ठीक है, ये मिशन भारत ने कब कब भेजे हैं, कौन सी जगह को रिसर्च करने के लिए? तो मैंने आपको बताया अंटार्कटिका को रिसर्च करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। यहां पे अगले क्वेश्चन पे आइए। हेसरगट्टा ग्रासलैंड संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या है? हेसरगट्टा ग्रासलैंड रिजर्व एरिया किस स्टेट में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में है क्या? ऑप्शन बी तेलंगाना में है क्या? ऑप्शन सी कर्नाटका में है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जरा बता दीजिए हेसरगट्टा ग्रासलैंड प्रोटेक्शन एरिया किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर मैं सामान्य सी बात करूं तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में आपको हेसरगट्टा ग्रासलैंड संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा क्या है ये? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A राज्य सरकार द्वारा, पहले तो आपको याद रखना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के थ्रू इसको डिक्लेयर किया जाता है। राज्य सरकार करती है इसको डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। और ये शुष्क उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, यानी कि ये ड्राई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो आपको सवाना टाइप की ग्रासलैंड देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस अवधि के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? हाल में ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन हैं, उनमें से एक ऑर्गन है जिसका नाम है इकोसॉक। तो आपसे पूछा है कि भारत को इसका सदस्य चुना गया किस वर्ष के लिए? ऑप्शन ए 24-26 के लिए, ऑप्शन बी 25-27 के लिए, ऑप्शन सी 26-28 के लिए, ऑप्शन डी 2023-2025 के लिए। जरा बताइए इकोसॉक का भारत को कब के लिए सदस्य चुना गया है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं आपको तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2026 से 2028 के बीच में भारत को इकोसॉक का मेंबर बनाया गया है। भारत को इकोसॉक का मेंबर बनाया गया है। थोड़ा सा इकोसॉक के बारे में अपन जान लेते हैं कि इकोसॉक क्या है और यहां किस टाइप से चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इकोसॉक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, तो भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए इकोसॉक का मेंबर चुना गया है। इकोसॉक का मुख्यालय जो आपको देखने को मिलेगा वो न्यूयॉर्क अमेरिका में देखने को मिलेगा। 1945 में बनाया गया था यूएन के ऑर्गन के रूप में। इसमें कुल मेंबर हैं 54 और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये मेंबर चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर अलग अलग एरिया से ये मेंबर चुने जाते हैं। याद रखना टोटल मेंबर कितने हैं? 54 हैं, याद रखना है। 1945 में बना था और हेडक्वार्टर कहां है इसका? न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और भारत इसका मेंबर बना है 2026 से 2028 के बीच में 2 साल के लिए इसका मेंबर बनते हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस वर्ष मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? यानी कि आपको पता होना चाहिए हर साल आज के दिन ही, आज 5 जून है और 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि इस साल जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है? ऑप्शन ए अवर कॉमन फ्यूचर है क्या? ऑप्शन बी लिमिट्स टू ग्रोथ है क्या? ऑप्शन सी एडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या? ऑप्शन डी सेव वाटर है। जरा बताइए इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस मैंने दे दिए। देखिए, अगर मैं अवर कॉमन फ्यूचर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का शीर्षक यह था अवर कॉमन फ्यूचर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लिमिट टू ग्रोथ,
1972 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था, क्या नाम था? तो आंसर है लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने इंट्रोड्यूस की थी। सेव वाटर कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा एडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। एडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, उसी का ही ये थीम है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा, उसी का ही ये थीम है जो आपको मैंने यहां डिस्कस किया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या है देखिए, 5 जून 1973 को ओनली वन अर्थ थीम के साथ पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यानी कि 1973 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। उस समय मेजबान, इस बार मेजबान देश कौन है? इस बार जो इसको होस्ट करेगा वो देश कौन है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया इसको होस्ट करेगा। साउथ कोरिया के बारे में एक और न्यूज देखेंगे। भारत ने 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के 45वें समारोह की मेजबानी की थी। यानी कि भारत ने 45वां जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया तब उसको होस्ट किया था, और उस साल थीम क्या रखी गई? वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार थीम क्या रखी गई है? तो एडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम रखी गई है। याद रखिएगा इसके बारे में। यहीं पर साउथ कोरिया के बारे में एक और देखिए, ली जे म्यान। हाल में ही क्या हुआ है? साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए। इससे पहले जो जेसुक प्रेसिडेंट हुआ करते थे साउथ कोरिया, उन्होंने क्या किया? इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। इमरजेंसी घोषित करने के बाद उनको हटा दिया गया और उनकी जगह ली जे म्यान हाल में ही साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। थोड़ा सा हम साउथ कोरिया को मैप में भी देख लेते हैं। ये आपके सामने है साउथ कोरिया, ठीक है। मैं आपको साउथ कोरिया के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो मैंने लाइन बनाई है यहां पे, इस लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल, ठीक है, लैटिट्यूड। तो 38 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को आपस में डिवाइड करने का काम करता है। ये दोनों आपस में डिवाइड करने का काम करता है। याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। और सियोल को या साउथ कोरिया को मिराइकल ऑफ हान रिवर के नाम से जाना जाता है। क्या? मिराइकल ऑफ हान रिवर के नाम से जाना जाता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। इधर आपका देखोगे तो जापान देखने को मिलेगा। यानी कि साउथ कोरिया सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और वो है उसका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया, जो कि 1953 में दोनों देश अलग होकर बने थे। और इनके बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 38 डिग्री पैरेलल, इनको दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए यहां पे। और एक और चीज, साउथ कोरिया, इधर आपका येलो सी देखने को मिलेगा, इधर आपका सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा। इन दोनों सी के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल 6 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? हाल में ही कौन सा पोर्टल 6 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल, बफ उम्मीद पोर्टल, ग्रामीण विकास पोर्टल, या डी शिक्षा सहायता पोर्टल। जरा बता दीजिए कौन सा पोर्टल हाल में ही लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है इसके बारे में। तो देखिए, अभी हाल में ही आपको पता होना चाहिए, वक्फ अधिनियम पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए और वक्फ अधिनियम को अलाउ कर दिया गया। तो हाल में ही वक्फ अधिनियम को प्रमोट करने के लिए एक, याद रखिएगा, बोर्ड पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम वक्फ उम्मीद पोर्टल, जिसमें वक्फ से संबंधित होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको ऑनलाइन किया जाएगा और समस्याओं के समाधान को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इसीलिए वक्फ पोर्टल को शुरू किया गया है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन आज मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन जो डायनेस्टी थी इसका फाउंडर कौन था। और एक और आपको बताना है, सुंग डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन था, ठीक है, इसका फाउंडर कौन था, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि जो पतंजलि थे, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पतंजलि। अब बाबा रामदेव की कंपनी का नाम भी पतंजलि है, लेकिन एक महर्षि पतंजलि हुआ करते थे जिनकी बुक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। आप मुझे बताओगे ये पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? ये किसके दरबार के, आपको याद रखना है, राइटर थे, आपको बताना है। ये तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पतंजलि जिनकी बुक का नाम है महाभाष्य, साथ ही इनके द्वारा योग की शुरुआत की गई थी, और ये एक प्रमुख राजा के दरबार में रहते थे और इन्होंने उस राजा को 2 अश्वमेध यज्ञ करने में हेल्प की थी। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। मैं आपसे
ऐसी कोशिश करूंगा कि 2 दिन में 1 दिन, 2 दिन का करंट अफेयर करके 1 दिन लेकर आऊं, ठीक है, या फिर जैसा रहेगा वैसा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा और मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।